कोई ऐसी चीज जो मेरे जैसा कोई व्यक्ति आकर के और उसके खिलाफ बात करने लगे तो आदमी को गवारा नहीं होता। इसलिए फिर आदमी पूरी बात नहीं समझा पाता। वो ये सोचता है कि यार इतना बोल लो कि लोग नाराज ना हो कम से कम ना। क्योंकि मेरा ये भी मतलब हर वक्ता का ये विचार रहता है कि सामने बैठा हुआ व्यक्ति उसकी बात को सीरियसली ले और उसकी बात को समझे। इसलिए हम जैसे लोग जो होते हैं वो थोड़े दिनों के बाद क्रांति करते करते चलते हैं क्रांति करने, और बाद में फिर वैसी भाषा का इस्तेमाल करने लग जाते हैं जो जनता को चाहिए। हमने ये तय किया है जनता सरकार मोर्चा वाले लोगों ने कि हम अगर एक टॉर्च बीरर का काम करने वाले हैं, टॉर्च बीरर का मतलब है कि मशाल लेकर चलने वाले लोग जो समाज को ये बताने का काम करेंगे कि गलत क्या है सही क्या है, तो फिर हमको समाज की कुछ धारणाओं को तोड़ना पड़ेगा जो उन्होंने पहले से ही बना रखे विचार हैं। उस सिलसिले में हमें आप लोगों को, आपके बच्चों को खास तौर पे एक चीज के लिए तैयार करना है, और वो है स्वाध्याय जिसे हम कहते हैं, अध्ययन जिसको हम रिसर्च कहते हैं, शोध कहते हैं। क्योंकि जब तक हमारा बच्चा शोध नहीं करेगा तब तक हम कुछ सीख नहीं पाएंगे, तब तक हम कुछ समझा नहीं पाएंगे अगली पीढ़ी को। हमारे बुजुर्गों ने क्या किया, अपनी किसी ने 1 एकड़ जमीन दी, किसी ने पूरे गांव ने पंचायत की जमीन दी, और किसी ने उस पर भवन बनाया, कोई कमरा बनवा दिया, किसी ने बाथरूम बनवा दिए। ये सोचकर बनाए कि मेरे गांव में स्कूल खुलेगा तो उस स्कूल में जो मेरे बच्चे होंगे वो पढ़ेंगे, हमारे बच्चे सबके पूरे गांव के। और क्योंकि जो अंग्रेज हैं या जो षड्यंत्रकारी लोग हैं वो जितना भी अपना इतिहास या अपना साहित्य लिखते हैं या अपने टारगेट लिखते हैं, अपना मिशन लिखते हैं, वो अंग्रेजी में लिखते हैं, तो हमारे बच्चे उस अंग्रेजी को पढ़ के उनके षड्यंत्रों को समझ पाएं। ये सोचकर उन लोगों ने हमारे स्कूल खोले, और हमारे ही राजनेताओं ने उन स्कूलों का इस्तेमाल हम सबको बांटने के लिए करना शुरू कर दिया। अगर आज की सिचुएशन में आज बताऊं आपको, तो आपके गांव में ही, एक ही गांव में 3-4 गांव बटे हुए हैं। मतलब वो किस बेस पर? स्कूल के बेस पर, कि एक गांव का बच्चा तो पढ़ रहा है गांव के सरकारी स्कूल में, और एक गांव का बच्चा पढ़ रहा है गांव के ही प्राइवेट स्कूल में। मतलब कुछ लोगों के बच्चे जो हैं वो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, कुछ के प्राइवेट में पढ़ते हैं, फिर कुछ लोगों के बच्चे पास के गांव में पढ़ते हैं, दूसरे गांव में जाके पढ़ने, और फिर एक कैटेगरी वो है जिनके बच्चे फिर जाके कैथल या करनाल या किसी बड़े शहर में वहीं जाके शिफ्ट हो गए, वो वहीं रहते हैं। ऐसा ही होगा जी, है ना? मतलब वो किस बेसिस पर कि आपकी मतलब माँ बाप की आमदनी कितनी है, माँ बाप का जुगाड़ कितना है अपने बच्चों की पढ़ाई पर खर्च करने का। चारों ही कैटेगरीज के बच्चों की या लोगों की अगर बात की जाए तो आपको पता चलेगा कि सभी के ये हालात हैं कि कुछ लोगों को छोड़ दें, अगर ज़्यादा से ज़्यादा कितना 1 या 2% लोगों को छोड़ दें, तो बाकी किसी के बच्चे के लिए किसी के पास कोई रास्ता नहीं है। मतलब जो यहां से गांव छोड़कर गए होंगे ना, आपका गांव छोड़कर, उनके बच्चे वहां बेरोजगार फिर रहे हैं, वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या दिमाग में आएगा, कोई दुकान खोल लो, मतलब कोई बिजनेस कर लो। काम जो वो चाहते हैं या जिसके लिए वो बने हैं, जैसा दिमाग उनको परमात्मा ने दिया, उसका इससे कोई लिंक नहीं। फिर ये समझ में आता है कि चलो गांव के पास अपना एक कल्चर होता है और गांव अपने कल्चर के हिसाब से जी लेता है, तो पता चलता है कि गांव का कल्चर भी नहीं बचा हुआ है अब तो। आपस में मेरे ख्याल से भाईचारा नाम की कोई चीज गांव के अंदर अभी उन्होंने छोड़ी नहीं है। हमको क्या लगता है कि ये फलानी जात का आदमी या ये फलाने धर्म का आदमी हमारा दुश्मन है, और ये हर किसी को लगता है। कमाल की बात ये है, मतलब आप जातियों के नाम पर ले लीजिए, आप धर्म के नाम पर ले लीजिए,
हमको ऐसा महसूस होता है जैसे ये जो मेरा पड़ोसी है यही मेरे बच्चे की भविष्य के अंदर, मतलब उसके अच्छे भविष्य में रुकावट है। फिर हम ये सोचते हैं कि चलो गांव का कोई तबका तो बचा होगा। हमारे दिमाग में कुछ बातें आएंगी, हमको लगेगा कि चलो कोई बात नहीं, कोई तबका तो बचा होगा। तो हम पता करने चलते हैं कि गांव में कौन सा तबका है जिसके बच्चे अभी मतलब बचे होंगे या जिसके पास अभी कुछ बचा हो। तो हम देखते हैं मुख्य तौर पर 4 तबके हमारे पास हैं। एक किसान है, दूसरा हमारे पास दुकानदार है जिसमें मिस्त्री भी आ गए और दुकानदार भी, ट्रेडर्स भी आ गए, और अपना हुनर है जिनका कोई गाड़ियों का मिस्त्री है, कोई लकड़ी का मिस्त्री है, कोई लोहे का है, इस टाइप का, वो भी आ गए। और तीसरा तबका है जो नौकरी करता है, प्राइवेट या सरकारी। और चौथा तबका है जो मतलब अभी मेहनत मजदूरी करता है, डेली वेजेस पर, उसको दिहाड़ी मिल जाती है या वो कहीं भी मेहनत करने के लिए जाता है। अब चारों तबकों में से किसका जीवन कैसा है ये हमको समझ में आना चाहिए। आज के टाइम पर आपके गांव में जितने भी लोग खेती करते हैं या जिनके पास अपनी जमीन है, मैं आपको बता दूं अगर आपको नहीं पता है, 99.9% यानी कि लगभग 100% किसानों की जमीन इस टाइम गिरवी रखी है बैंकों के पास। किसी की भी जमीन उसके पास नहीं है, अपनी जमीन। और जितना पैसा उसको मिला हुआ है वो पैसा उसकी कीमत का 20वां हिस्सा भी नहीं है। मतलब अगर 20 लाख का अगर एक किला है आपके यहां आसपास, तो 1 लाख भी नहीं मिला हुआ एक किले पे उसको लोन। यानी कि 20 लाख का किला 1 लाख रुपए में गिरवी पड़ा। उसके बाद दूसरा तबका है जो दुकानदार है। अगर आप किसी चीज के मिस्त्री हो, अगर आप जानते हो किसी को या अपने दोस्त रिश्तेदारी में अगर कोई मिस्त्री ऐसा है, तो आपको पता चलेगा कि जितने भी नए स्मार्ट अप्लायंसेज हैं या स्मार्ट जो भी चीज, स्मार्ट टेलीविजन है, स्मार्ट एसी आ गए, अब आजकल तो स्मार्ट पंखे भी आ गए, स्मार्ट गाड़ियां भी आ गई, स्मार्ट मोबाइल आ गए, ये सारे के सारे केवल एजेंसी में ही ठीक होते हैं। जो नए जो साधन है, पुराने वाले तो मिस्त्री फिर भी ठीक कर लेता है। और पुराने वालों के लिए सरकारें ये कह रही हैं कि आपको ये जमा कराने पड़ेंगे, इनको तो आपने स्क्रैप बनाना पड़ेगा, इनको तो कबाड़ बन चुके हैं, अब आपको नए ही लेने पड़ेंगे, स्मार्ट ही लेने पड़ेंगे। और मैक्सिमम दुकानदारों का ये हाल है, जो भी दुकानदार आदमी है, कि आपको चीजें ऑनलाइन ज्यादा सस्ती पड़ रही हैं। जो गांव का जो आदमी है उसको ऑनलाइन ज्यादा सस्ता पड़ेगा, दुकान पे जाके लेना महंगा पड़ता है। कि यही चीज अगर आप ऑनलाइन मोबाइल पे खरीदोगे तो सस्ती पड़ेगी। उसमें क्या होता है कि बड़ी कंपनियों को वो लोग 20 लाख करोड़ रुपया, 20,000 करोड़ रुपया, 2 लाख करोड़ रुपया ऐसा करके माफ कर देते हैं, या उनको सब्सिडी या उनको अनुदान दे देते हैं। उससे वो दुकानदार जो है सस्ती चीजें दे सकता है, और जो मतलब ऑनलाइन वाला, और जो पड़ोस का दुकानदार है वो दे नहीं सकता। तो आपका भरोसा एक दूसरे से टूटेगा कि तुमने तो लूट मचा रखी है, वहां ऑनलाइन सस्ता तो मिलता है। अब गांव के दुकानदार को तो कोई भी मतलब अनुदान नहीं मिलेगा, उसको तो अपनी दुकान का खर्चा भी निकालना है, शहर से सामान लाने का खर्चा निकालना, बिजली का खर्चा निकालना, अगर कोई उसके पास काम करता है वर्कर तो उसकी तनख्वाह भी उसको निकालनी, वो तो नहीं दे पाएगा सस्ता। तीसरा तबका है नौकरी करने वाला आदमी। नौकरी करने वाले आदमी के जरिए उन लोगों ने अपने समाज को तोड़ने का काम किया। कैसे? अब आप देखिए, जब आपके बच्चों के स्कूलों में आधार कार्ड अनिवार्य कर रहा था जो मास्टर जी, वो मास्टर जी कौन था? वो आप ही का भाई बहन भतीजा बेटा था। क्यों जी? हमारे ही बच्चे थे ना वो मास्टर जी। आज के टाइम पर एक अपार आईडी बन रही है। आप में से किस किस को मालूम है? 1 2 3 4 लोगों को पता है, 5 6 लोगों को।
अपार आईडी बन रही है। स्कूल में मास्टर जी आपके बच्चों की एक आईडी बना रहा है और उस आईडी का गांव के किसी आदमी को पता नहीं है और मास्टर जी भी नहीं बता रहा आपको आकर के। यह काम गांव के शिक्षक का होना चाहिए था कि आपका बच्चा वहां पढ़ रहा है तो आपके बच्चे के बारे में अगर कोई चीज गलत है तो उसकी जानकारी वो टीचर आपको दे कि गांव वालों सरकार ये कर रही है, मैं तो कर्मचारी हूं, मैं विरोध नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें ये लाइनें लिखी हुई हैं। बताना चाहिए उसको, लेकिन वो आपको नहीं बताएगा। अब मैं आपको उसकी बात बताता हूं खास अपार आईडी के बारे में। अपार आईडी कहती है कि यदि आपका बच्चा कहीं भी पढ़ेगा, शुरू से लेकर और आगे कॉलेज तक जाएगा, तो उसकी वो आईडी काम आएगी। एक ही आईडी रहेगी तो वो 2-3 जगह से स्टाइफंड नहीं ले पाएगा। मतलब अपार आईडी के मूल में उन लोगों ने एक लाइन डाली है कि इस देश के लोग भ्रष्ट हैं, चोर हैं, वो अपने बच्चों के नाम पर 2-2 जगह से पैसे लेते हैं। मतलब पहला मूल में उन्होंने ये बात डाली ताकि हम लोग विरोध करें तो जो सरकार के पक्ष के लोग हैं वो ये बता सकें कि तुम चोर हो, तुम भ्रष्टाचार करना चाहते हो, इसलिए अपार आईडी का विरोध करते हो। जैसे सरपंच ने जब विरोध किया अपनी पावर को घटाने का, तो सरपंच के ऊपर भी यह आरोप लगाया गया कि वो पैसा खाना चाहता है, इसीलिए विरोध कर रहा है। जबकि असली कहानी क्या थी कि आपके गांव के जोहड़ सरकार अपने नाम कर चुकी है। ये जो चौपाल की जगह है, ये चौपाल होगी ना, ये जगह सरकार अपने नाम कर चुकी। पता है आप लोगों को? किसी को भी नहीं पता। यह रजिस्ट्री हो ली अभी है। हाँ, लाल डोरे में, क्योंकि इसकी जमीन किसी ने देखो किसकी है यार? चमारों की है यार, चमार समाज की है। अब जिस टाइम पे लाल डोरा तोड़ा तो सरकार ने उस कानून में एक चीज लिख रखी थी कि लाल डोरा तोड़ के जिसकी जो जमीन है अपना क्लेम कर लो। यो मेरा गेर है, यो मेरा भाई, यो मेरा घर है, यो मेरा गेर है। मान लो कोई लाला जी आपके गांव का है, वो मुंबई रहता है, वो तो आएगा नहीं अपनी जमीन क्लेम करने। तो जो जमीन कोई क्लेम नहीं करेगा वह सरकार की हो जाएगी। तो यह जो चमार समाज की चौपाल थी, इसका क्लेम किया चमारों ने। मान लो कोई अंबेडकर सोसाइटी या कोई सोसाइटी बनी होगी जो यहां चल रही है, काम कर रही होगी, तो उसने क्लेम तो नहीं करना भैया हमारी है। तो जब नहीं करा तो रजिस्ट्री किसके नाम होगी फिर? इसकी सरकार के नाम। जो जाटों की चौपाल थी वह भी सरकार के नाम, जो जोड़ की जमीन थी वह भी सरकार के नाम, जो स्कूल की जमीन थी वह भी सरकार के नाम, जो डांगरों का या मानसों का अस्पताल की जमीन थी वह भी सरकार के नाम। जितनी जमीन पंचायत ने कोई काम करने के लिए सरकार को दी थी, ठेके पे, लीज पे, दान पे, जैसे मर्जी, वह सारी जमीन सरकार ने अपने नाम कर ली। और अब यह जमीन बिकेगी, इसको अडानी लेगा। अब अडानी यहां मॉल बनाएगा या अपना कम्युनिटी सेंटर बनाएगा, फिर ब्याह करने के आड़ा अपने पीछे दिया करियो। ठीक है। अब जोड़ को सफाई के लिए उन लोगों ने इंडो इजराइल प्रोजेक्ट लाना था गांव के अंदर। उस इंडो इजराइल प्रोजेक्ट में जोड़ की सफाई कंपनी करेगी, फिर उसके ऊपर जो आमदनी होगी वो भी कंपनी कमाएगी। आमदनी कहां कहां से होएगी? उस जोड़ में मछली पालन से, झींगा पालन से, उस जोड़ में जो हमारे डांगरा के फास्टैग ला रखा है ना, जो गाड़ियां के फास्टैग ला रखा है, हमारे डांगरा के कान्ना पे भी फास्टैग ला रखा है। वो डांगर जब पानी पीने जाएगा तो वो सेंसर लगे होंगे, वो ऑटोमेटिक आपके खाते से पैसा काटना शुरू कर देंगे। वैसे कमाई करेगी कंपनी, क्योंकि आप तो सड़क पर चलने का भी पैसा देते हैं। उनको पता है कि ये तो सारे बुज़दिल लोग हैं, ये तो गाड़ी उठा के निकलते हैं और पैसा देते रहते हैं। पहले गाड़ी में रोड टैक्स भी देते हैं, फिर ये दूसरे टैक्स भी देते हैं, फिर ये टोल टैक्स भी देते हैं, फिर इनको और कोई टैक्स लेना हो तो वो भी ले लो। इनका तो ये तो इसे लोग हैं। अगर इनका तो जूत मान खातर जाए एक लाइन लगा दे, अगर लाइन में लाकर जूत खाओ, तो ये तो कह दोगे ना कंप्लेंट बॉक्स भी लिखा होगा, भाई कंप्लेंट बॉक्स में कुछ लिखना हो तो लिख दो। तो ये कंप्लेंट बॉक्स में बेरा के लिखा करें, ये नहीं लिखे जी जूत खान में टाइम गणा लागा, हमने ड्यूटी पर जाना, 2-3 आदमी ला दो जूत मारने वाले। यही से लोग हैं। आप क्या सोचा जो सरकार कर रही ठीक कर रही होगी भाई?
जो जूत मार रही को उनको फायदा होगा हमारा है। तो फिर न्यू काम करो जी, 5-6 आदमी ला दो, लेन थोड़ी फालतू बना दो, फास्टैग ला दो, पीछे काट लिया करो कोई बात नहीं, लूट लिया करो कोई दिक्कत नहीं, लठ मारने मार लो कोई दिक्कत नहीं, पर थोड़े फालतू ला दो, टेम नहीं लगना चाहिए, फिर हम अपना काम करना दिहाड़ी। अब ये पता है उन लोगों को, तो जोड़ की जो जमीन है उस जमीन पे कब्जा ऑलरेडी सरकार का हो लिया। सफाई के लिए इजराइल की कंपनी लेकर आनी है। इजराइल की कंपनी का प्रोजेक्ट कम से कम 2 करोड़ रुपए का, 1 करोड़ 2 करोड़ का है। अब यहां की कोई कंपनी ले ना ले, इसलिए उसमें कुछ ऐसे क्लॉज डाले जाएंगे कि वो इजराइल की कंपनी को ही मिलेगा। तो वो ऑनलाइन ऑक्शन इसलिए रखा हुआ है। ऑनलाइन ऑक्शन में तो कितने भी दुनिया की कोई भी कंपनी आगे कर लेगी ना। अगर सरपंच ऑक्शन देगा तो गांव के आसपास के मजदूर किसी मिस्त्री का काम होगा, ठेकेदार का। तो अब उन्होंने क्या किया कि जोड़ बनेगा, जोड़ के बाहर इंटरलॉकिंग वाली टाइलें लगेंगी, लोगों को गांव के जो लोग हैं उनके सैर करने के लिए जगह बनेगी, बूढ़ों के लिए ओपन जिम बनेगा और जवान लोगों के लिए पीछे रेस्टोरेंट भी बनेगा, दारू का आत्ता भी बनेगा, मछली के लिए मछली बनन का भी काम बनेगा। और जब गारता आके किसी ने कमरा लेकर नाड़े सारे उल्टे काम करने हो तो टेंट भी लगेंगे जोड़ के किनारे। ये ऑलरेडी प्रोजेक्ट आ चुका है मेरे दोस्तों। आज से 2 साल पहले मैंने कहा करता अरे बचा लो, इस कहानी ने बचा लो, नहीं मानने थे। ईब इन्होंने कह दिया कि आपके गांव में अगर आपका खर्चा ना चल रहा हो तो ओयो का कमरा अपने घर में खोल सको। ओयो वाले कमरे के काम में बेरा है ना अपन, है ना। शहर में 1000 रुपये ले हुए हमें 3-4 घंटे के होटल वाले, तो गांव में जो है 500 में काम चल जाएगा। तो गामा के अंदर आपके गांव को रंडी खाना बनाने की प्लानिंग चल रही है, लेकिन आप और हम तो सोए हुए हैं, हमको तो फुर्सत नहीं है। हमको तो हमारे को तो मतलब किस्तें चुकाने के लिए, बैंकों की किस्त चुकाने के लिए ईवीएम के चक्कर में उलझा दिया गया है, इसलिए हमारा तो जुगाड़ है ही नहीं। अब उन लोगों ने यह कहा कि इनके बच्चों को अब की बार वो रगड़ नहीं पाए, नहीं रगड़ पाए ना। जब 12 से 14 वालों की बारी आई तो जनता सरकार मोर्चा बना।